हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीअरेंजमेंट। आप सोच रहे होगे सर ये ऐसा कैसा टॉपिक है, इसे क्या मतलब हुआ इसका। तो डीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, आपको अगर मैं थोड़ा सा सिंपल से लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास 4 लेटर्स हैं और 4 एनवलप्स हैं। ठीक है बेटे, मान लिया मैंने कहा कि मेरे पास जो लेटर्स हैं वो ABCD हैं बेटे। ठीक है, और जो उसका करेक्ट एनवलप है वो 1 है, वो 2 है और 3 है और ये 4 है। ठीक है बेटे, मतलब करेक्ट जो वे है कि ए वाला जो लेटर है वो 1 वाले में जाना चाहिए, बी वाला जो है वो 2 वाले में जाना चाहिए, सी वाला लेटर 3 वाले में जाना चाहिए और डी वाला जो लेटर है वो 4 वाले में जाना चाहिए। ठीक है, तो डीअरेंजमेंट में का मतलब होता है कि कितने ऐसे पॉसिबल वेज होंगे कि कोई भी जो लेटर है वो किसी भी राइट एनवलप में ना जाए। यानी कि ए वाला जो है 1 में नहीं जाना चाहिए। समझ आया कि नहीं है, कि मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो रॉन्ग एनवलप में जाएं, इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है, सो टेक योर टाइम, एक बार आप वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए कि आप कैसे इसके मतलब नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं कि 4 लेटर्स अगर मेरे पास हैं और 4 अगर एनवलप्स हैं। ठीक है, कि कोई भी जो लेटर है वो करेक्ट एनवलप में ना जाए। ठीक है, जो करेक्ट पोजीशन है, ए करेक्ट पोजीशन क्या है, ए की 1 में जाए, बी 2 में जाए, सी 3 में जाए, डी 4 में जाए, ये करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, मुझे रॉन्ग एनवलप का मतलब क्या है, ए 2 3 4 में से कहीं भी जा सकता है, बी जो है वो 1 3 या 4 में से कहीं भी जा सकता है, सी जो है वो 1 2 या 4 में से कहीं भी जा सकता है और डी जो है वो 1 2 3 में से कहीं भी जा सकता है। तो आपने नंबर ऑफ़ वेज बताने हैं। कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अदरवाइज़ मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ बेटे। ठीक है, तो ये करेक्ट फेज था हमारे पास। तो देखते हैं कि कितने कितने वेज हो सकते हैं। ए वाला जो है लेटर है वो 1 में नहीं जाना चाहिए, तो कोशिश करते हैं चलो ए जो है वो 2 में चला गया। अगर ए 2 में चला गया तो एक तो मैंने सीधा ऐसे कर दिया कि बी यहाँ चला जाए, सी यहाँ चला जाए और डी यहाँ आ जाए। ठीक है बेटे, मैंने ठीक समझ आया। दोबारा मैंने क्या किया, ए को मैंने रखा हुआ है इस पे सेकंड वाली पोजीशन पे। अब क्या, बी को मैंने यहाँ रख दिया, सी को यहाँ रख दिया, डी को यहाँ रख दिया, मतलब एक एक शिफ्ट मैंने आगे कर दिया। तो देखते हैं क्या हो सकता है, क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए अगर आया, अगर मैं बी यहाँ रखता हूँ, ठीक है बेटे, अगर मैंने बी को यहाँ रख दिया, अगर यहाँ सी को रखूँगा, सी तो आना नहीं चाहिए, तो एक ही तरीका आएगा डी और सी। समझ आया बेटा, ही नहीं है, क्योंकि सी वाला लेटर भी सी में नहीं जाना चाहिए और डी वाला डी में नहीं जाना चाहिए ना बेटे। समझ आया कि नहीं आया, कि अगर मैंने ए को 2 में रखा था फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमने ए बी सी डी और था एक एक शिफ्ट आगे शिफ्ट कर दिया ताकि कोई भी लेटर जो है वो करेक्ट एनवलप में ना आ जाए। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, ए को सेकंड लेटर पे अगर फिक्स रखा हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बी को और आगे शिफ्ट कर दिया, यानी बी को डाल दिया डी में, मतलब फोर्थ वाले लेटर में, फिर सी 1 में आ जाएगा और डी 3 में आ जाएगा। अभी भी कोई भी जो लेटर है वो करेक्ट एनवलप में नहीं है, ये एक तरीका हो जाएगा। ऐसे ही क्या है कि अगर ए को मैंने 2 में ही रख रहने दिया, बी को मैंने रख दिया ए पे, ठीक है, और सी और डी अब आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटे, ऐसे क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं ए को मैंने रखा इस पे, ऐसे रखते हैं, ए को मैंने रखा थर्ड वाले लेटर के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, हमारे पास बी यहाँ आ सकता है। ठीक है बेटे, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। समझ आए। आगे देखते हैं कि अगर मैंने ए को ही फिक्स रखा है और अगर इसको मूव कर देता हूँ, बी यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अब यहाँ सी और डी भी आ सकता है, मगर सी यहाँ रखा, डी तो अगर वहाँ रख दिया तो डी की पोजीशन तो सही हो जाएगी, तो वो हम रखेंगे नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, डी को मैं यहाँ रखूँगा, सी को यहाँ रखूँगा। समझ आया कि नहीं है। अगर मैं सी यहाँ रखता, सी को अगर मैं सेकंड वाले लेटर पे डालता, तो मुझे डी को फोर्थ पे डालना पड़ता, जो कि फिर गलत हो जाता। ठीक है, मुझे सारे के सारे जो एनवलप हैं वो गलत उस पर रखने हैं बेटे। ठीक है, तो अगर थर्ड पोजीशन क्या होगा, ए को अगर मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और अगर मैंने एक आगे शिफ्ट किया तो बी को यहाँ नहीं आना चाहिए, बी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ दोबारा से, बी को मैंने यहाँ रखा दोबारा से, ठीक है, या बी को यहाँ रख नहीं सकते, ए को अगर मैंने यहाँ रखा, सी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, तो क्या होगा हमारे पास, इनको भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं कि ए यहाँ पर आया, सी यहाँ पर आया, अगर बी यहाँ रखूँगा तो गलत हो जाएगा हमारे पास, है ना बेटे। या नहीं, कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास ये, आप बताओ। कि अगर मैंने ए को यहाँ रखा, सी को यहाँ रखा, बी डी, ये एक तरीका ठीक है हमारे पास। एक और तरीका क्या आएगा हमारे पास, ए को मैंने यहाँ रखा, ठीक है, सी को यहाँ रखता हूँ और अगर बी को यहाँ रखूँगा, ए सी बी डी हमारे पास हो गया। अच्छा, इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, बी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है बेटे, बी को यहाँ रखा, एक तरीका ये भी हो जाएगा हमारे पास, इनको भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं, डी और सी। समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि ए हमारा आया सी वाली पोजीशन पे, बी हमारे पास यहाँ पर आया। ठीक है, पहले इसमें हमारे पास सी डी यहाँ पर आया था, मैंने इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर दिया, डी सी आ जाएगा बेटा हमारे पास। समझ आया। नेक्स्ट क्या करते हैं कि अगर मैंने ए को यहाँ रखा, ठीक है, बी को यहाँ रख देते हैं, सी को यहाँ रख देते हैं, डी को यहाँ रख देते हैं, अभी भी कोई जो लेटर है वो करेक्ट एनवलप में पोजीशन पे नहीं है हमारे पास।
फिर क्या करा, ए को मैंने यहाँ रखा, ठीक है बेटे। बी हमारा यहाँ पर तो आना नहीं चाहिए, मतलब बी वाली पोजीशन पे नहीं आएगा, तो बी को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है बेटे। एक तरीका तो क्या हो जाएगा, सी डी आ जाएगा। एक तरीका क्या आ जाएगा हमारे पास, ए को ये भी यहाँ रखा हुआ है, बी को भी यहाँ रखा है, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर दूँ बेटे, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास टोटल कितने केसेस हो गए, 9 केसेस हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तो मैंने ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, 4 लेटर्स थे और 4 एनवलप्स थी। सोच के देखो, अगर 5 लेटर्स 5 एनवलप हो जाए या 10 लेटर 10 एनवलप हो जाए तो क्वेश्चन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। जब मैं ऐसे भी बोल सकता था कि 4 हमारे पास फ्रेंड्स थे ए बी सी डी, ठीक है, बारिश आई और इनका रेन कोट था, ए वाले का रेन कोट 1 था, बी वाले का रेन कोट 2 था, सी वाले का रेन कोट 3 था, डी वाले का रेन कोट 4 था। पार्टी में गए सारे ये, ठीक है। बाहर निकले तो किसी भी पर्सन को उसका खुद का रेन कोट ना मिले, कितने नंबर ऑफ वेज होंगी। तो ये भी एक तरीका हो जाएगा, चाहे आप इसको एनवेलप वाले तरीके से समझो, चाहे आप इसको रेन कोट वाले तरीके से समझो। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं डी अरेंजमेंट। आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये कॉम्बिनेटोरिक्स का, ठीक है। ओलंपियाड में भी काम आता है इसका, ठीक है। वैसे तो हम इसको पिजन ऑफ जो हमारा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उससे भी कर सकते थे, मगर मैं आज क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो रेफरेंस का चल रहा है, तो रेफरेंस से मैं इसका प्रूफ करवाता हूँ। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारे पास, ठीक है बेटे। आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे अगर n पर्सनस अगर हैं, n फ्रेंड्स हैं, और उनके अगर कॉरस्पॉन्डिंग n अगर रेन कोट्स अगर हैं, तो किसी भी पर्सन को उसका रेन कोट ना मिले, तो डी अरेंजमेंट को समझाने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मान लेते एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, जिससे आपको डी अरेंजमेंट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटे। मैं लिखता हूँ कि ऑन अ रेनी डे n people go to a party, ठीक है बेटे। ईच ऑफ देम लीव्स हिज और हर रेन कोट, जिनका जो जो रेन कोट है हमारे पास, ईच ऑफ देम लीव्स हिज और हर रेन कोट एट द काउंटर ऑफ द गेट, ठीक है बेटे। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, you have to find the number of ways in which the raincoats are handed over to the guests after the function is over। सो दैट, कंडीशन क्या है हमारे पास, सो दैट नो वन रिसीव्स हिज और हर ऑन रेन कोट। समझ आया बेटा। जैसे अभी हमने 4 वाला किया था कि 4 बच्चे हैं, 4 एनवलप हैं, या 4 लेटर्स हैं, 4 एनवलप हैं, तो कोई भी लेटर जो है राइट एनवलप में ना जाए। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि 4 हमारे पास अगर रेन कोट्स हैं, 4 पर्सनस अगर हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को उसका खुद का रेन कोट ना मिले, उसके नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रॉब्लम को ले लिया हमने n नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए लिखना चाहता हूँ मैं, प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटे। सो आपको पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि लेट अस नेम द गेस्ट एज A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन। मैंने क्या किया, गेस्ट का नाम रख दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6, जितने भी गेस्ट हमारे पास हैं मैंने उनका कॉरस्पॉन्डिंग नाम रख दिया कि AN-1 AN, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेन कोट है हमारे पास, इसका रेन कोट R1 है, इसका रेन कोट R2 है हमारे पास, ऐसे R1 R2 R3 R4 R5 R6 ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग है, इन सभी के रेन कोट्स हैं। समझ आया बेटा या नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो मुझे निकालना है, मुझे डी अरेंजमेंट निकालनी है, तो आपको समझाने के लिए मैं एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर कि लेट अस डिनोट, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ वेज, जो भी मुझे निकालने हैं, ठीक है बेटे। लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ वेज फॉर द इवेंट, नंबर ऑफ वेज
for the event that no one get his or her own raincoat, so that no one gets his or her own raincoat in, या जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं हमने इसको लिख दिया, डी अरेंजमेंट है तो डी एन मान लिया, ये ध्यान से सुनिएगा। लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ वेज फॉर द इवेंट्स दैट नो वन गेट्स हिज और हर ऑन रेनकोट, जिसको खुद का रेनकोट ना मिले, ठीक है, हिज और हर ऑन रेनकोट बाय डी एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके रेफरेंस निकालेंगे, यानी कि मेरा टारगेट क्या है, अब डी एन की वैल्यू निकालना। हमारा टारगेट क्या रहेगा, किसी भी तरीके से डी एन की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। अब आपको समझाने के लिए मैं एक बात कहता हूँ बढ़िया सी, मान लेते हैं, सोच के देखिए, मान लेते हैं कि A5 कोई भी पर्सन है, ठीक है, इसको मैंने कोई भी एक रेनकोट देना है, ठीक है। मान लेते हैं A5 सबसे पहले चला गया, उसको हमने R2 वाला रेनकोट दे दिया, कोई भी रेनकोट दे सकता था। आपको समझा रहा हूँ मैं पहले कि A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे गेस्ट मेरे पास हैं बेटे, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रेनकोट्स हैं वो R1 R2 R3 R4 ऐसे रेनकोट्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया कि चलो मान लेते हैं कि पार्टी ओवर हो गई और A5 बंदा जो था वो सबसे पहले गया और उसको हमने R2 रेनकोट दे दिया, ठीक है। अब R2 रेनकोट दे दिया तो मैं लिख भी देता हूँ, चलो कि इफ़, लिख भी देता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ कि, ठीक है, कि इफ़ A5 इज़ गेटिंग, A5 को हमने दे दिया कुछ भी रेनकोट, डेट A5 इज़ गेटिंग रेनकोट R2, किसी भी बच्चे को, किसी भी पर्सन को हम कोई भी रेनकोट दे सकते थे, तो हमने कहा A5 को हमने R2 दे दिया। अब देखो अब क्या क्या केसेस होंगे हमारे पास, दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या होगा, या तो मैं R5 A2 को दे दूँ, हाँ या ना, या तो मैं R5 A2 को दे दूँ, या मैं R5 A2 को ना दूँ, या मैं इसको ये वाला किट ना दूँ। समझ आया कि नहीं आया? दो तरीके होंगे। मैंने क्या बोला, A5 को मैंने R2 को दे दिया, A5 वाले पर्सन को मैंने रेनकोट R2 दे दिया, तो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ कि टू केसेस में अराइज बेसिकली। अब क्या होगा, दो केसेस हो सकते हैं बेटे। पहला केस क्या होगा हमारे पास, मैं इसको, पहला केस क्या होगा कि R5 जो कि रेनकोट है हमारा मे बी गिवन टू A2, ठीक है कि नहीं। सेकंड केस क्या होगा, R5 मे नॉट बी गिवन टू A2। समझ आए? सोच के देखते हैं, ध्यान से देखना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। जब R5 को मैंने A2 दे दिया, आपको समझा रहा हूँ मैं, R5 को जब मैंने A2 दे दिया, इसका मतलब क्या है बेटे, A5 को मैंने R2 दिया, R5 को मैंने A2 दिया, ये दो रेनकोट आपस में इंटरचेंज हुए ना, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब कि बाकी N-2 गेस्ट रह गए हमारे पास और N-2 रेनकोट्स रह गए मेरे पास। मैंने क्या बोला, A5 को मैंने R2 दिया, ठीक है, और A2 को मैंने R5 दे दिया। A5 वाले बंदे को मैंने R2 रेनकोट दे दिया और A2 वाले पर्सन को मैंने R5 रेनकोट दे दिया, ठीक है। दो रेनकोट तो ये आपस में इंटरचेंज हुए, ठीक है राजी। मैंने कहा इसका मतलब कि बाकी N-2 गेस्ट रह गए मेरे पास और N-2 रेनकोट्स रह गए। अब किसी भी गेस्ट को उसका खुद का कॉरस्पॉन्डिंग रेनकोट ना मिले, इसे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, DN-2। शाबाश। DN क्या था हमारे पास कि N पर्सनस को उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेनकोट्स ना मिले, उसको मैंने DN से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब N-2 पर्सनस को उनके खुद का कॉरस्पॉन्डिंग रेनकोट ना मिले, उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, DN-2। समझ आया? पहले मैं इसको लिख दूँ, ओके, पहले इस चीज़ को लिख देते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि इफ़ इन केस 1, फर्स्ट वाले केस में हमने क्या किया, इन केस 1 यू कैन से एज इफ़ R5 मे बी गिवन टू A2। जब मैंने R5 जो था वो A2 को दे दिया, ठीक है बेटे, यहाँ देख सकते हो, जो R5 वाला मैंने A2 को दे दिया, ये वाला जो गेट था हमारे पास, मैं चलो लिख देता हूँ कि R5 जो था वो हमने इसको दे दिया, ठीक है बेटे, नहीं, R5 इज़ गिवन टू A2। तो क्या होगा हमारे पास, इफ़ R5 मे बी गिवन टू A2 देन द रिमेनिंग N-2 guests may not get
their raincoats in dn-2 डिफरेंट वेज। यहाँ तो कोई शिकायत बेटा किसी बच्चे को? शाबाश, समझ आया। मैंने क्या बोला, जब मैंने A5 को R2 वाला रेनकोट दिया था तो दो केसेस होंगे, या तो R5 वाले को मैं A2 दूंगा या R5 वाले को A2 नहीं दूंगा। मतलब A5 वाले को R2 दूंगा, ठीक है, और A2 को मैं R5 दूंगा, ठीक है। यानी कि R2 जो रेनकोट है वो मैंने A5 को दिया, तो R5 वाला रेनकोट या तो A2 को दूंगा या R5 रेनकोट मैं A2 को नहीं दूंगा। पहला केस, जब R2 मैंने A5 को दे दिया था तो फिक्स्ड है, हमारे चला गया वो। अब R5 अगर मैं A2 को दे दूंगा तो n-2 पर्सनस हैं और n-2 मेरे पास रेनकोट्स हैं। किसी भी पर्सन को उसका खुद का कॉरस्पॉन्डिंग रेनकोट ना मिले, उसके नंबर ऑफ वेज हमारे पास हैं dn-2। समझ आया बेटे? पक्का? अब मैं कहना चाहता हूँ कि R5 को मैंने A2 नहीं देना। समझ आया कि नहीं आया? A5 को मैंने R2 दे दिया था। अब सेकंड केस क्या है, R5 को मैं A2 नहीं दूंगा। अब मज़ेदार चीज़ देखना, A1 को R1 ना मिले, A1 को R1 ना मिले, A2 को R5 ना मिले, ठीक है, A3 को R3 ना मिले, A4 को R4 वाला रेनकोट ना मिले, ऐसे ही AN को अगर RN वाला रेनकोट ना मिले, यानी क्या है, n-1 पर्सन रह गए और n-1 रेनकोट रह गए। तो किसी भी पर्सन को उसका खुद का रेनकोट ना मिले, इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? dn-1। शाबाश। दोबारा बोलता हूँ, A5 को हमने R2 रेनकोट दे दिया था, हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि जब A2 को मैंने R5 नहीं देना। समझ आया? A5 जो था वो सेकंड वाले पर्सन का रेनकोट ले गया। अब मैं कहना चाह रहा हूँ सेकंड वाले पर्सन को A5 का रेनकोट नहीं देना, ठीक है, यानी A2 को R5 ना मिले, ठीक है, A1 को R1 ना मिले, A3 को R3 ना मिले, A4 को R4 ना मिले, ऐसे करते चले गए, AN को RN ना मिले। यानी कि इसका मतलब क्या, n-1 पर्सनस हैं और n-1 रेनकोट्स हैं। हर एक पर्सन को उसका खुद का कॉरस्पॉन्डिंग रेनकोट ना मिले तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास? dn-1, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट क्या किया हुआ है, dn हमारा n पर्सनस के लिए है और n-1 पर्सनस के लिए क्या हो जाएगा, dn-1। समझ आया बेटे? वही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि इन केस टू सेकेंड केस में क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इफ़ R5 मे नॉट बी गिवन टू A2, अगर मैं A2 को R5 नहीं देता, R5 मे नॉट बी गिवन टू A2, ठीक है बच्चे, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ वेज, ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ वेज in which A2 does not receive R5, A2 को मैं R5 ना दूँ, ठीक है, A1 does not receive R1, A1 को R1 ना दूँ, ऐसे ही A3 does not receive R3, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है बेटे, ये नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, एंड सो ऑन, कि इफ़ AN डज नॉट रिसीव RN, ठीक है बेटे, ये नहीं, nth जो पर्सन था उसको खुद का अपना रेनकोट नहीं मिले, तो इसका मतलब क्या है, अगर AN को मुझे ना मिले तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, dn-1 हो जाएंगे। इसके नंबर ऑफ वेज के बारे में बात कर रहा हूँ कि इनको ये नाम मिले तो इज़ dn-1, क्योंकि क्या है, एज देयर आर n-1 गेस्ट्स, ठीक है बेटे, एंड आल्सो n-1 रेनकोट्स। समझ आए कि अब क्या है, n-1 गेस्ट हैं और n-1 रेनकोट्स हैं, उनको किसी भी पर्सन को उनका खुद का कॉरस्पॉन्डिंग रेनकोट ना मिले, उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, dn-1। अब मज़ेदार चीज़ देखना क्या होगा, दैट्स द टोटल नंबर ऑफ वेज, जो हम बात कर रहे थे, दैट्स द टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट्स द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, जो हमारे पास अगर इनको गेस्ट ना मिली, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द रिमेनिंग n-1 गेस्ट
हम लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि पहला वाला केस जब मैं बताना चाह रहा हूँ कि A5 को मैंने R2 दे दिया, उसके बाद n-1 जो गेस्ट हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इनमें द रिमेनिंग n-1 गेस्ट डू नॉट रिसीव देयर रेनकोट्स इन dn-1 प्लस dn-2 एज द टू केसेज आर, दोनों के दोनों जो केसेस हैं हमारे पास, एज द टू केसेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ आया बेटा ये नहीं आया? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने A5 को R2 दिया था, मैंने क्या बोला, A5 को जब मैंने R2 दिया था तो दो केसेस होंगे, R5 को A2 देंगे, ठीक है, A5 को मैंने R2 दिया था तो दो केसेस होंगे, तो A2 को मैं R5 दूंगा, A2 को R5 नहीं दूंगा। A2 को जब मैंने R5 दिया था, ठीक है, A5 को R2 दिया, A2 को R5 दिया, तो दो केस रेनकोट हमारे आपस में इंटरचेंज हुए। तो इसका मतलब क्या था, n-2 गेस्ट हैं मेरे पास रह गए, वो n-2 रेनकोट्स रह गए, उनके नंबर ऑफ वेज की किसी भी पर्सन को उनका खुद का रेनकोट ना मिले, वो हो जाएंगे dn-2, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, A5 को जब मैंने R2 दिया था, सेकंड केस क्या था, जब A2 को मैं R5 ना दूँ, ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, A1 को R1 ना मिले, A2 को R5 ना मिले, A3 को R3 ना मिले, यानी n-1 गेस्ट हैं और n-1 रेनकोट्स हैं, किसी भी पर्सन को उसका खुद का रेनकोट ना मिले, उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे dn-1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, dn-1 प्लस dn-2। मगर याद रखना ये तो एक पर्टिकुलर केस है, यानी कि पर्टिकुलर केस का मतलब क्या है, जब मैंने A5 को R2 दिया, नहीं A5 को मैंने R2 दिया ना, अब A5 को तो कुछ भी दे सकता था, A5 को R5 के अलावा मैं कुछ भी दे सकता था ना, ठीक है ना। तो मैं वही लिखना चाह रहा हूँ कि फॉर ईच वन वे ऑफ गिविंग, फॉर ईच वन वे ऑफ गिविंग द रॉन्ग रेनकोट, द रॉन्ग रेनकोट टू A5, देयर आर, हर एक के लिए dn-1 प्लस dn-2 वेज हैं बेटे, ठीक है, समझ आए। दैट द रिमेनिंग, यू कैन से दैट द रिमेनिंग n-1 गेस्ट जो हैं हमारे पास गेट द रॉन्ग रेनकोट्स, हर एक के साथ होगा ऐसे ही। अगर सबको या तो मैं ऐड करूं या मैं ये कह दूं कि सबको कि देयर आर n-1 डिफरेंट वेज इन विच A5 कैन गेट अ रॉन्ग रेनकोट। A5 के पास कितने वेज होंगे, मैं लिखना चाह रहा हूँ कि बट देयर आर n-1 डिफरेंट वेज, n-1 डिफरेंट वेज क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं A5 को R1 भी दे सकता था, A5 को R2 भी दे सकता था, A5 को R3 भी दे सकता था, A5 को R4 भी दे सकता था, A5 को R6 भी दे सकता था, R5 नहीं दूंगा बस, ठीक है। तो कोई भी मैं रेनकोट दे सकता हूँ R5 के अलावा। तो A5 के पास n-1 डिफरेंट वेज थे रेनकोट लेने की, ठीक है, तो ऐसे n-1 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है बेटे। सो देयर आर n-1 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन से इन विच A5 कैन गेट अ रॉन्ग रेनकोट, ठीक है बेटे। ये नहीं तो हमारे पास जो रेफरेंस बनेगी वो क्या बनेगी कि dn कम्स आउट टू बी इक्वल टू n-1 dn-1 प्लस dn-2। ये समझ में आया बेटा? ही नहीं आया? समझ आया? एक के कॉरस्पॉन्डिंग dn-1 प्लस dn-2 थे, मगर A5 के पास तो ऐसे n-1 पॉसिबिलिटीज़ थी ना, ठीक है, समझ आया? अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलजबरा वाला पार्ट है, किस तरीके से कर रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखेंगे कि n को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, n को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद n-1 पूरे के पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको लिखा मैंने n टाइम्स ऑफ dn-1 माइनस में dn-1, ठीक है बेटे। अभी मैंने क्या किया, n को इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया हमारे पास, फिर हमने -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे वाले एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखो क्या आता है, दिस इज़ प्लस n-1 dn-2,
समझ आया बेटा? ये नहीं आया? सिंपल सा मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं इस वाले एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ। देखते हैं क्या आता है। दिस इज़ डी एन माइनस एन टाइम्स ऑफ डी एन माइनस वन इज इक्वल टू, चलो एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, इसको लिखा मैंने माइनस में डी एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन डी एन माइनस टू। समझ आया सभी को? कोई शिकायत? ठीक है, यहाँ लिखता हूँ इसको, देखो ध्यान से कि डी एन माइनस में मैंने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसको भी मैंने वैसे का वैसे रहने दिए। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने वैसे का वैसे रहने दिया, जो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, समझ आए? इसको मैंने अभी इस वाले एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे रहने दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसमें से मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद। देखो यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, दिस इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी एन माइनस वन माइनस ऑफ एन माइनस वन डी एन माइनस टू। ये क्या है, डी एन, ये वैसे का वैसे रहने दिया मैंने। समझ आया बेटा? ये नहीं आया? ध्यान से देखिएगा, समझ आए? अब जो बात बताना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही प्यारी एक रेफरेंस बनी है। यहाँ देखें ध्यान से ना, एन जो है वो एन माइनस वन में चेंज हो गया, ये वाला एन जो है वो एन माइनस वन में चेंज हो गया। ठीक है, ये वाला जो एन है वो ये वाला एन माइनस वन में चेंज हो गया, देखो। ठीक है, और इसका जो एन माइनस वन था ये यहाँ पर चेंज हो गया। नज़र आ रहा है? ध्यान से देखिए कि डी एन जो है वो डी एन माइनस वन में चेंज हुआ। ठीक है, एन जो था वो एन माइनस वन में चला गया, और एन माइनस वन एन माइनस टू में चला गया। देखा जाए तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल ही राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की तरह है, और एक एक्सप्रेशन कम हुआ है। खास बात क्या है, जब मैं एन को एन माइनस वन से चेंज करूँगा तो एक ये नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये काम की चीज़ है। दोबारा बताऊँ, ध्यान से देखिए कि एन को एन माइनस वन से जब चेंज करूँगा, डी एन को मैंने डी एन माइनस वन किया, एन जो है वो यहाँ देखो एन माइनस वन से चेंज हो गया, एक ही कम होता चला जा रहा है, और एन माइनस वन जो है वो डी एन माइनस टू आ गया। ठीक है बेटे, यानी जब मैं एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करूँगा तो उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये जो नेगेटिव साइन है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। समझ आया? जानबूझ के आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ डी एन माइनस वन माइनस में एन माइनस वन डी एन माइनस टू, मैं इसको देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि चलो हमने यहाँ पर ही एन को अगर एन माइनस वन से लिखा, मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को हुई एन को एन माइनस वन से रिप्लेस किया, तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन माइनस टू माइनस में एन माइनस टू डी एन माइनस थ्री। समझ आया कि नहीं आया? मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है ये चीज़। ठीक है, जैसे मैं एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करूँगा, जैसे मैं एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करूँगा तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया था एक नीचे, तो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया था हमारे पास। ठीक है, देखा जाए तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है ना हमारे पास बेसिकली। ध्यान से देखो, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दूँगा उठा करके। ये जब भी मैं एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करता हूँ तो एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है कि नहीं? तो मैं जब इसकी वैल्यू डालूंगा तो एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। ध्यान से देखिए, इसी वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ बेटे, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो डी एन माइनस में एन टाइम्स ऑफ डी एन माइनस वन क्या होगा, मैंने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू उठा करके यहाँ डाली, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, या कह सकते हो कि जब ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास था, जब ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास था, ध्यान से देखिएगा, एन को जब मैंने एन माइनस वन से रिप्लेस किया था तो एक नेगेटिव साइन आ रहा था। ठीक है राजी, जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा जैसे हमने यहाँ पर रिप्लेस किया तो एक ये इसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू माइनस वन की पावर टू, ये आ जाएगा डी एन माइनस टू माइनस में एन माइनस टू डी एन माइनस थ्री। मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, समझ आ जाएगा आपको। समझ आया कि नहीं है? ध्यान से देखो कि जब n को n माइनस वन से रिप्लेस किया था, जब यहाँ पर रिप्लेस होता है तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, एक बार और रिप्लेस करूँगा, जब इसमें चेंज करूँगा तो ये माइनस वन की पावर टू हो जाएगी। समझ आए? इसको अगर मैं आगे फर्दर और रिड्यूस करूँ, ठीक है, तो देखते हैं कैसे रिड्यूस होगा। ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस वन की पावर थ्री डी एन माइनस थ्री, ठीक है, माइनस में n माइनस थ्री डी एन माइनस फोर। समझ आए? पक्का? ध्यान से देखिए, जैसे मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे प्रोसीड करता चला जाऊँ, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ थ्री होता है तो वही यहाँ पर आता है, जो n से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही यहाँ पर आएगा। ठीक है,
समझ आए? पहला ऑब्जर्वेशन जो यहाँ n से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, जो यहाँ पर आता है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर होगा उससे कम हो जाएगा। दोबारा बोलूँ, जो भी n से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, कि जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। एक और ऑब्जर्वेशन क्या है, जो यहाँ पर है उससे कम हो जाएगा, ठीक है बेटे। यानी कि मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, जब ये जाएगा, ध्यान से देखो, जब मैं लिखता हूँ डी एन में से मैंने n माइनस, यू कैन से n-2 को सब्ट्रैक्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n-2 हो जाएगा बेटे। ये समझ आया कि नहीं है? -1 की पावर n-2 हो जाएगा। इसको लिख देता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। ऐसे मैं इसको प्रोसीड करता चला गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ -1 रेज़्ड टू पावर n-2 बढ़ता चला, -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर करते करते क्या आएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, कि n में से जो भी सब्ट्रैक्ट किया वो पावर में चला जाएगा। देखा जाए तो ये है क्या, n माइनस n प्लस 2, 2 आ गया ना, तो ये माइनस में 2 टाइम्स ऑफ, इससे एक कम हो जाएगा, d1 आ जाएगा बेटे। ये समझ आए? यानी कि मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर n-2 d2 माइनस में 2d1, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, dn माइनस में n टाइम्स ऑफ dn-1। समझ आया बेटे या नहीं आया? पक्का? अब ध्यान से देखना, d1 का मतलब क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, d1 का मतलब क्या है, एक बंदा है, एक राउंड काटा है, d1 तो 0 हो जाएगा ना, कि ए पर्सन था, a1 था, r1 था, उसको तो मिलेगा, d1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। d2 का मतलब क्या है, 2 पर्सन है, a1 a2, और 2 रेनकोट्स हैं, r1 r2, कि किसी पर्सन को उसका खुद का रेनकोट ना मिले तो उसका कब होगा, जब a1 r2 ले जाएगा, ठीक है बेटे, और a2 के बाद r1 चला जाएगा। इसका तो एक ही केस हो जाएगा ना, इन d2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ओनली 1, कि जब 2 पर्सनस हैं, 2 रेनकोट्स हैं, तो इसका मतलब क्या, d2 जो है हमारे पास, मैं लिख भी देता हूँ, d2 तो हमारे पास हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। समझ आए? पक्का? तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, कि dn माइनस में n टाइम्स और dn-1 किसके बराबर आएगा, -1 की पावर n-2, ये 1 हो गया, 1 माइनस 0 आ गया बेटी। ध्यान से देखना, ये है -1 की पावर n-2। आप सभी को मालूम है -1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, तो इसको -1 की पावर n-2 लिखूँ या -1 की पावर n लिखूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ मैं, कि dn माइनस n टाइम्स ऑफ dn-1, इसको मैं लिख सकता हूँ मैं -1 की पावर n। ये बहुत काम का रिलेशनशिप मुझे मिल जाएगा। ये समझ आया बेटा? ये नहीं है, dn माइनस में n टाइम्स ऑफ dn-1, ये मुझे मिल जाएगा -1 रेज़्ड टू पावर n। समझ आया? -1 की पावर n-2 था, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, सिमेट्री लाने के लिए मैंने सब n करने के लिए इसको लिख दिया सही, ठीक है। समझ आया? तो हमारे पास क्या मिल गया, dn माइनस में n टाइम्स ऑफ dn-1 इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर n। अब देखना कैसे इसको रिड्यूस करते हैं। मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय n फैक्टोरियल। आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ। देखिए, dn अपॉन में n फैक्टोरियल, n टाइम्स ऑफ dn-1 अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है बेटे। इसको लिख सकता हूँ मैं, dn अपॉन में n फैक्टोरियल, n इंटू dn-1, नीचे क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, dn अपॉन में n फैक्टोरियल माइनस में dn-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। कोई शिकायत? ये इसलिए किया था कि सारा आपका काम जो है वो एक जैसा नज़र आए, dn अपॉन में n फैक्टोरियल माइनस dn-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर n फैक्टोरियल। कोई शिकायत? अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू n-1 रखूँगा, n-2 रखूँगा, n-3 रखूँगा, अप टू सो ऑन, इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, फॉर n की जगह रख रहा हूँ। देखो क्या बनता है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहला इक्वेशन था हमारे पास, n को जब मैंने n-1 से रखा तो क्या आएगा, dn-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल। याद रखना, ये जो dn-1 है वो सफिक्स में n-1, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो dn मैंने लिखा है, जब n को n-1 से लिख रहा हूँ, dn-1 ये सफिक्स के अंदर है, ठीक है, अपॉन में n-1 फैक्टोरियल माइनस में dn-2 n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा हमारे पास, बताओ, -1 रेज़्ड टू पावर, n को मैंने n-1 से रिप्लेस किया तो n-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल आएगा। ध्यान से देखिएगा, बड़े धीरे धीरे चलता हूँ मैं। ये मेरा मेन
मतलब रिजल्ट था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n को n-1 से रिप्लेस किया, तो dn-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ dn-2 अपॉन में n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर n-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल। समझ आए? अब क्या करते हैं, n को n-2 से रिप्लेस करते हैं, तो क्या आएगा dn-2 अपॉन में n-2 फैक्टोरियल, dn-3 अपॉन में n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर n-2 अपॉन में n-2 फैक्टोरियल। कोई शिकायत बेटे? समझ आए? इसको मैं ऐसे अगर प्रोसीड करता चला जाऊँ, ध्यान से देखेंगे तो अगर लास्ट में क्या आएगा d2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है बेटे, d1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। याद रखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो भी यहाँ पर होता है, जो भी यहाँ पर होता है वो यहाँ चलता है। यहाँ अगर n-1 था तो ये पावर n-1 चली गई थी, यहाँ अगर n था हमारे पास तो यहाँ पर पावर n आ गई थी। ठीक है बेटे, तो जैसे यहाँ पर जो 2 अगर आ रहा है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है राजे, समझ आए? तो क्या आएगा हमारे पास -d2 अपॉन 2 फैक्टोरियल -d1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हम प्रोसीड करते चले जा रहे हैं, नीचे तक चलते चले गए। समझ आए? अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टर्म्स हैं इन सबको ऐड करूँगा। ठीक है, ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये वाला जो टर्म है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है वो इससे कैंसिल आउट होते चली जाएगी, सारे के सारे टर्म कैंसिल आउट होते चले जाएंगे बेटे। समझ आएगा कि नहीं है? जब मैं सबको अगर ऐड करूँगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड ये वाली चीज़ आ रही होगी हमारे पास। ध्यान से आप देख लीजिए, समझ लीजिए आराम से। जब मैं सबको अगर ऐड करूँगा तो ये वाली टर्म जो मैंने कैंसिल आउट करी हूँ सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड समझ आया मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ मैं, देखो। जब मैं सबको ऐड किया, मैंने किया, जब मैं सबको ऐड किया तो क्या होगा हमारे पास, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट होती चली जाएगी, सारी कैंसिल होती चली जाएंगी। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा dn, हमारा बचेगा dn अपॉन में n फैक्टोरियल माइनस d1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया था, इन सबको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, ऐड मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहले ये लिखूँगा फिर ये लिखूँगा, मतलब पहले ये लिखूँगा फिर ऐसे ऐसे करता चलता ऐसे लिख रहा हूँ मैं वो। ठीक है, उल्टा लिख रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब मैंने ऐड किया तो क्या आएगा हमारे पास, देखो, -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इससे ऊपर वाले टर्म यहाँ पर क्या आएगी, जस्ट इससे ऊपर वाले टर्म क्या आएगी बेटे बताओ, -1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। शाबाश, क्या आएगा हमारे पास, देखो, प्लस -1 का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस -1 की पावर 4 अपॉन 4, सारे सब ऐसे आते चले जाएंगी। लास्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, ये वाली -1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस -1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। अब मज़ेदार चीज़ क्या है, d1 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो एक्सप्रेशन है तो 0 हो गया, हाँ या ना? समझ आए? तो क्या होगा, मैं कहना चाहूँगा, सिंस d1 का मतलब एक ही बच्चा था और एक ही रेनकोट है तो 0 आएंगे हमारे पास, है ना? तो क्या आएगा, dn अपॉन में n फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, -1 की पावर, अच्छा, -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, -1 का जो स्क्वायर है बेसिकली, ध्यान से देखिएगा, ये जो स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, -1 की पावर 2, ये तो प्लस हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला फिर प्लस हो जाएगा, है ना बेटे? तो क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया, दिस इज 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलेगा बेटा। ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सिमेट्री सेम सेम लाने के लिए इसको लिख सकता हूँ मैं, dn अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा बेटे। ये ऐसे आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलेगा। लास्ट में क्या आएगा, -1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। कोई शिकायत? समझ आए? तो dn किसके बराबर हो जाएगा, dn हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल 1 -1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक है बेटे, अप टू सो ऑन -1 रेज़्ड टू पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। समझ आए? कोई शिकायत? आप देखना चाहें देख सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन किया था d4 अगर निकालना था, d4 का मतलब क्या था, 4 बच्चे हैं, 4 रेनकोट्स हैं, या 4 लेटर्स हैं, 4 एनवलप्स हैं, कोई भी लेटर सही एनवलप में ना जाए, उसके नंबर ऑफ वेज d4 हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे, d4 का मतलब आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक
ठीक है बेटे, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, 4 लेटर तो अप टू 4 तक चलेगा ये, ठीक है बेटे। तो D4 किसके बराबर आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इज़ 24, दिस 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 1/2 माइनस 1/6, ठीक है बेटे, नहीं माइनस 1/6 प्लस 1/24, तो हट गया, 0 हो गया है ना, 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज़ क्या आएगा हमारे पास 12 माइनस 4 प्लस 1, 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 1 9 आ गए बेटे। और अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में किया था कि 4 लेटर्स हैं, 4 एनवलप्स हैं, उसका नंबर ऑफ वेज हमारे पास 9 आए थे। कोई शिकायत, समझ आए? अब मैं एक दो कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ रेफरेंस के, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ा आए और समझ में भी आए कि रेफरेंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक दो टाइम मिलेगा तो बढ़िया से क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ n letter words by the number of n letter words formed using only the letters A, B, C, in which A and C never occur next to each other। समझ आया क्वेश्चन या नहीं आया बेटा? क्वेश्चन ये कहता है आपने एक एन लेटर की सीक्वेंस बनानी है बेटे, आपने एक एन लेटर की सीक्वेंस बनानी है, ठीक है। इसमें सिर्फ ए बी सी ही आने चाहिए, ऐसे एन लेटर की सीक्वेंस है, एन कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है, ऐसी एन लेटर की सीक्वेंस है, ठीक है। कंडीशन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एन लेटर वर्ड्स यूजिंग ओनली द लेटर्स ए बी सी इन विच ए एंड सी नेवर अकर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी ए और सी कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ये एन लेटर की सीक्वेंस मुझे बनानी है, ठीक है, समझ आए? मतलब कि अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो इसका मतलब क्या ऐसा आ सकता है, ए बी सी, बी आ जाएगा, बी बार बार आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए बार बार आ जाएगा, मगर ए और सी कभी बराबर नहीं आएंगे, सी 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 आ जाए भले ही, समझ आए कि नहीं आए? कि ए और सी और ए कभी भी इकट्ठे नहीं आए, बी आ सकता है, बी रिपीट हो सकता है, सी रिपीट हो सकता है, ए रिपीट हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे मुझे एन लेटर वर्ड्स है हमारे पास, मुझे नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, समझ आए? जब आपको मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मान लेते हैं एक लेटर की सीक्वेंस है तो कितने वेज होंगे, एक लेटर में तो ए भी हो सकता है हमारे पास, या तो बी हो जाएगा या सी हो जाएगा, तो 3 वेज बनेंगे। अगर 2 लेटर की सीक्वेंस होती, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर कहता है 2 लेटर की सीक्वेंस बताओ कि जिसमें ए और सी कभी भी इकट्ठे ना आए, तो क्या क्या हो सकता है कि ए आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो हो ही सकता है हमारे पास, ए भी हो सकता है, बी ए हो सकता है, ठीक है कि नहीं, सी भी हो सकता है, बी सी भी तो हो सकता है, समझ आए कि नहीं आया? अगर 2 लेटर की सीक्वेंस के बारे में अगर बात करूँगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास, समझ आए बेटे या नहीं आए? ठीक है, अगर 2 लेटर की सीक्वेंस अगर होएगी हमारे पास तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, समझ आए? तो ऐसे अगर मान लेते 3 लेटर की सीक्वेंस हो, 4 लेटर की सीक्वेंस हो, 10 लेटर की सीक्वेंस मुझे बतानी हो कि ए और सी कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे ये मुझे निकालना है, समझ आए? फाइंड द नंबर ऑफ एन लेटर वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द लेटर्स ए बी सी इन विच ए एंड सी नेवर अकर नेक्स्ट टू ईच अदर। जो ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें, अदरवाइज़ मैं इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है बेटे? करें शुरू, ओके। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला। अब सीक्वेंस जो है बेटे, मैंने बोला ए पे भी ख़त्म हो सकती है, बी पे भी ख़त्म हो सकती है, सी पे भी ख़त्म हो सकती है। मैंने कहा जो सीक्वेंस ए पे ख़त्म हो रही है उसके जितने भी नंबर हुए, एन लेटर की सीक्वेंस है, ठीक है, जो ए पे ख़त्म हो रही है, तो मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। मैंने क्या बोला, लेट ए एन, मैंने नंबर वेज मान ली, लेट ए एन बी एन सी एन बी द नंबर ऑफ वेज, ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे कि जितने भी होंगे, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने, तो मैंने इसको ए एन मान लिया, नंबर ऑफ वेज ऑफ एन लेटर वर्ड्स। ये एन लेटर वर्ड जो है हमारे पास एंडिंग इन ए बी सी रेस्पेक्टिवली, समझ आया कि नहीं आया? वो सारी सीक्वेंसेस जो ए पे ख़त्म हो उसके जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे वो मैंने ए एन से रिप्रेजेंट कर दिया।
वो सारी सीक्वेंसेस एन लेटर की जो बी पे ख़त्म हो उसके नंबर ऑफ वेज मैंने बी एन मान लिए। वो सारी सीक्वेंसेस एन लेटर्स की जो सी पे ख़त्म हो उसे मैंने उसके नंबर ऑफ वेज मैंने सी एन मान लिए। समझ आए? अब ध्यान से देखना कंडीशन क्या है, ए बी सी रेस्पेक्टिवली यहाँ से लिख देता हूँ। इन विच, ये कंडीशन साथ साथ रहेगी, इन विच कंडीशन तो ये भी होनी चाहिए ना, इन विच ए एंड सी नेवर अकर नेक्स्ट टू ईच अदर, जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, नेक्स्ट टू ईच अदर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है बेटे, कि जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं, अगर कोई सीक्वेंस अगर ए पे ख़त्म हो रही है कि सो दैट ए एंड सी नेवर अकर नेक्स्ट टू ईच अदर, उसके नंबर ऑफ वेज मैंने ए एन मान लिए। कोई भी सीक्वेंस बी पे ख़त्म हो रही है उसके नंबर ऑफ वेज मैंने बी एन मान लिए। कोई भी सीक्वेंस सी पे ख़त्म हो रही है उसका नंबर ऑफ वेज मैंने सी एन मान लिए। ठीक है, अब सोच के देखो ए एन कैसे निकालेंगे, यानी वो एन लेटर की सीक्वेंस, सोच के देखो वो एन लेटर की सीक्वेंसेस जो ए पे ख़त्म हो रही हैं कब होगी बेटा बताओ? जब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब यहाँ पर या तो बी आ जाए या ए आ जाए, ये तो होगा ना हमारे पास। लास्ट लेटर अगर ए आए तो इसका मतलब कि एन माइनस वन लेटर तक, एन माइनस वन लेटर जो है इसका मतलब या तो ए पे ख़त्म हो रही हो या बी पे ख़त्म हो रही हो। ठीक है कि नहीं? ए एन अगर एन लेटर की, एन लेटर वर्ड्स के नंबर ऑफ वेज थे तो ए एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन की जो सीक्वेंसेस होंगी, ठीक है, एन माइनस वन लेटर के जो सीक्वेंस होंगे वो ए एन माइनस वन हो जाएगा जो ए पे ख़त्म होंगी। ठीक है बेटे, तो मैंने क्या बोला, एन लेटर की सीक्वेंस, एनथ लेटर हमारे पास ए हो, कब होगा? जब एन माइनस वनथ लेटर पे या तो ए हो यानी कि उसके नंबर ऑफ वेज जितने भी होंगे, ठीक है, या बी हो यानी कि बी एन माइनस वन। बात समझ आई कि नहीं आई? ए एन माइनस वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एन माइनस वन लेटर की सीक्वेंसेस जो ए पे ख़त्म हो रही हों। बी एन माइनस वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन माइनस वन लेटर की सीक्वेंसेस जो बी पे ख़त्म हो रही हों। ठीक है कि नहीं? कोई भी सीक्वेंस ए पे कब ख़त्म होएगी, जब एन माइनस वनथ पोजिशन पे ए आए या बी आए, क्योंकि ए और सी तो कभी इकट्ठे होंगे ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो नंबर ऑफ वेज ए एन के कैसे निकालेंगे हम लोग, ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ या इसको उठा करके यहाँ लिख देता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है बेटे, तो ऐसे ही सोच के देखो कि बी एन क्या होगा, कोई सीक्वेंस बी पे ख़त्म हो रही हो, मैं आपको समझा देता हूँ इसको इरेज करके। बी एन का मतलब क्या होगा, अगर लास्ट में बी आ जाए हमारे पास, ठीक है कि नहीं? लास्ट में बी का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। ठीक है कि नहीं? यानी बी एन का मतलब एन लेटर के सीक्वेंसेस जो बी पे ख़त्म हो, कब होगा, जब एन माइनस वन पोजिशन पे, एन माइनस वन लेटर की जो सीक्वेंसेस है, ठीक है, एन माइनस वन लेटर की जो सीक्वेंसेस है हमारे पास या तो ए पे ख़त्म हो रही हो यानी कि ए एन इतने इसके नंबर ऑफ वेज, या बी पे ख़त्म होएगी तो इसके इतने नंबर ऑफ वेज, या सी पे ख़त्म होएगी तो इसके इतने नंबर ऑफ वेज। ठीक है कि नहीं? क्योंकि बी और सी के ऊपर या ए और बी और सी के ऊपर या ए और बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, ए और सी के ऊपर। ठीक है बेटे, तो सी एन किसके के बराबर होगा हमारे पास, कि जब लास्ट जो लेटर है हमारे पास यहाँ पर बी की वजह सी आ जाए। ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पर अगर सी अगर आ जाए तो इसका मतलब कि लास्ट लेटर हमारे पास या तो बी होगा या सी होगा, एन माइनस वनथ पोजिशन के ऊपर। समझ आए कि नहीं है? एन लेटर की सीक्वेंसेस जो सी पे ख़त्म हो रही हो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज मैंने सी एन माने थे। ये कब आएगा, जब एन माइनस वनथ पोजिशन पे या तो बी आ जाए, बी एन माइनस वन आ जाए, या सी आ जाए, सी एन माइनस वन आ जाए। समझ आया बेटा? ये नहीं है? मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन वन मान लिया है, इसको इक्वेशन टू मान लिया है, इसको इक्वेशन थ्री मान लिया है। समझ आया कि नहीं आया? एक बड़ी सी बात, भले ही मेरे को इसमें यूज़ ना हो, मगर आपको एक चीज़ सिखा देना चाहता हूँ कि हर एक सीक्वेंसेस के अंदर अगर मैं ए को सी से रिप्लेस कर दूँ और सी को ए से रिप्लेस कर दूँ, सोच के देखना। मैंने कहा अगर मैं हर एक सीक्वेंस के अंदर सी को ए से रिप्लेस कर दूँ और ए को सी से रिप्लेस कर दूँ, सीक्वेंस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस तो वो भी हमारे पास वैलिड सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ वेज हमारे पास बराबर हो जाएंगे। यानी कि मैं लिखना चाह रहा हूँ, सिंस इन एनी सच वर्ड, कोई भी अगर वर्ड है हमारे पास एन लेटर का, ठीक है, सिंस इन एनी सच वर्ड, मैं आपको कहूँ तो दिखा भी देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा था। ये सीक्वेंसेस जब मैंने बनाई थी, ध्यान से दिखना, ये जब मैंने सीक्वेंसेस बनाई थी, यहाँ दिखा देता हूँ कि ए को सी से रिप्लेस किया तो बराबर आ जाएगा। अगर ए बी कोई सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट कर रही है, ए को सी से रिप्लेस करूँगा तो सी बी भी तो एग्जिस्ट करेगी। बी ए कोई सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट कर रही है, ए को सी से रिप्लेस कर दूँ वो भी तो सीक्वेंस एक एग्जिस्ट करेगी हमारे पास। समझ आया कि नहीं आया? या आप यहाँ देखेंगे ये अगर सीक्वेंस अगर है हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें अगर मैं आपको समझाऊँ कि अगर मैं ए को सी से रिप्लेस कर दूँ, सी को ए से रिप्लेस कर दूँ, सी बी ए आ जाए, ये बी आ जाए, ये सी आ जाए, ठीक है, ये बी आ जाए और ये ए आ जाए, ये तो सीक्वेंस होएगी हमारे पास।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने ए को सी से रिप्लेस कर दिया और सी को ए से रिप्लेस कर दिया, सीक्वेंस वैलिड होगी ये भी हमारे पास, यानी कि जितने नंबर ऑफ वेज इसके होंगे उतने नंबर ऑफ वेज इसके आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है कि नहीं? वही चीज़ मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी एक ऑब्जर्वेशन है, इसलिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको। सिंस इन एनी सच वर्ड, कोई भी अगर वर्ड है, सिंस इन एनी सच वर्ड चेंजिंग एवरी ए टू सी, ठीक है, एंड एवरी सी टू ए, कि हर एक ए को सी से रिप्लेस कर दूँ और सी को मैं ए से रिप्लेस कर दूँ, वी सी अ वर्ड, हमें एक ऐसा वर्ड मिलेगा, ठीक है, एंडिंग इन ए, कोई भी अगर ए पे ख़त्म हो रहा है, वी सी अ वर्ड एंडिंग इन ए इज़ ट्रांसफॉर्म टू, कैन से इज़ ट्रांसफॉर्म्ड टू अ वर्ड एंडिंग इन सी, ठीक है, जो ए पे ख़त्म हो रहा था वो सी पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे जो सी पे ख़त्म हो रहा होगा वो ए पे ख़त्म हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक वैसे एक रिलेशनशिप आ जाएगा कि ए एन जो है वो सी एन के बराबर आएगा, यानी जितने नंबर ऑफ वेज ए एन के होंगे उतने नंबर ऑफ वेज सी एन के होंगे। समझ आए? ठीक है। खैर अब क्या करते हैं, ये 1 2 3 जो इक्वेशन मेरे पास थी, मैंने क्या किया, 1 + 2 + 3 किया, इन सबको मैंने ऐड कर दिया। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों सीक्वेंसेस को जब मैं ऐड करता हूँ, इनको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या आएगा हमारे पास, ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए एन -1 दो बार आया, बी एन -1 बी एन -1 ये 3 बार आ रहा है, मगर ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ी देर के लिए क्या लिख रहा हूँ, ये 2 बार लिया, ये 2 बार लिया और ये 2 बार ले रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या आता है हमारे पास, दिस इज़ ट्वाइस ऑफ ए एन -1 प्लस बी एन -1 प्लस सी एन -1 और एक और आ जाएगा हमारे पास बी एन -1। समझ आया बेटा? ही नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ट्वाइस ऑफ दिस प्लस ये आ जाएगा एक्स्ट्रा हमारे पास। ध्यान से अगर देखा जाए, मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने थे एन लेटर सीक्वेंसेस की, जो ए पे ख़त्म हो रही हो या बी पे ख़त्म हो रही हो, सी पे ख़त्म हो रही हो, ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए मुझे निकालना तो यही है ना बेटे, प्रैक्टिकली देखा जाए मुझे निकालना तो यही है, ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन, हाँ है ना। तो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 4, और अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि वेरिएबल थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने बोला लेट ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन, इसको मैंने कुछ भी मान लिया, लेट दिस भी एक्सन, ठीक है। याद रखना, जब ये अगर एक्सन है, इसको मैंने अगर एक्सन माना है, ठीक है, ये क्या है, तो वही होगा ना, ए एन -1 प्लस बी एन -1 प्लस सी एन -1, ये एन -1 लेटर के सीक्वेंसेस जो या तो ए पे ख़त्म हो या बी पे ख़त्म हो या सी पे ख़त्म हो, ठीक है बेटे, या नहीं। सो दिस रेकरेंस दिस रिड्यूसेस टू एक्सन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सन -1 प्लस बी एन -1। समझ आया बेटा? ये नहीं आया? पक्का? चाहो तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट दिस बी, और इक्वेशन नंबर ए। मज़ेदार चीज़ देखना क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना, ये चीज़ देखो, ये क्या है, ए एन -1 प्लस बी एन -1 प्लस सी एन -1, ये है क्या? ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारे पास एक्सन -1 ही तो हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप इक्वेशन 2 को ध्यान से अगर देखा जाए, ए एन -1 प्लस बी एन -1 प्लस सी एन -1, ये तो एक्सन -1 हो गया ना बेटे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास बी एन जो है वो तो एक्सन -1 हो गया था, ठीक है कि नहीं। देख लो दोबारा से कि बी एन जो था हमारे पास यहाँ पर, बी एन जो था वो ए एन -1 प्लस बी एन -1 प्लस सी एन -1 था, ये है किसके बराबर, तो एक्स एन -1 हो गया ना बेटे हमारे पास। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, देखो एक्सन इज इक्वल टू हमारे पास आया 2 टाइम्स ऑफ एक्सन -1 प्लस बी एन -1। यहाँ से बी एन अगर इसके बराबर है तो बी एन -1 की ओर डाल देंगे, बी एन -1 क्या हो जाएगा, एक्सन -2, सारा वेरिएबल सेम आ जाएगा ना बेटा हमारे पास। दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्सन -1 प्लस एक्सन -2 हो गया बेटा ये। समझ आए? ठीक है। इसको सबको अगर मैं लेफ्ट साइड अगर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्सन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक्सन -1 माइनस में एक्सन -2 इज इक्वल टू 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ये एक्स तो दे रखा है तो मैं इसको लिख लेता हूँ टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है बेटे, ये नहीं 4 प्लस 4 8, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस रूट 2। ये हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिख लेता हूँ मैं। ठीक है बेटे, तो यानी कि अल्फ़ा को मैं मान लेता हूँ 1 प्लस रूट 2 और बीटा को मान लेता हूँ 1 माइनस रूट 2। अब आपको मैंने सिंप्लीफाई करना सिखाया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो हम इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सन किसके बराबर हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ हमारे पास होता था अल्फ़ा रेस्ट पावर n प्लस b टाइम्स ऑफ बीटा रेस्ट पावर n। तो एक्सन हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 2 रेस्ट पावर n प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 2 होल रेस्ट पावर n। अब मज़ा क्या आएगा इनिशियल कंडीशन निकालने के लिए, मज़ा आएगा इनिशियल कंडीशन निकालने में। ध्यान से देखना, एक्सन क्या था हमारे पास, बी एन क्या था हमारे पास, एक्सन माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, बी एन था हमारे पास एक्सन माइनस 1, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ ध्यान से देखा जाए एक्सन माइनस 1 जब बी में कन्वर्ट करता है तो एक बड़ा हो जाता है ना हमारे पास। तो जैसे अगर एक्सन देखा जाए तो एक्सन क्या हो जाएगा, बी एन प्लस 1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है वाली बात, ठीक है कि नहीं, पक्का। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे अगर इनिशियल कंडीशन निकालनी है, इनिशियल कंडीशन के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्सन किसके बराबर हो जाएगा, बी एन प्लस 1 हो जाएगा ना बेटे। ये देखो ध्यान से वापस आओ, बी एन अगर इसके बराबर है, अगर एन को एन प्लस 1 से रिप्लेस करूँगा तो बी एन प्लस 1 तो एक्सन के बराबर हो जाएगा ना बेटे। मुझे एक्सन ही तो निकालना है, एक्सन का मतलब क्या आ रहा है, बी एन प्लस 1। ठीक है कि नहीं, पक्का। चलो देखो, तो मैंने क्या बोला, इनिशियल वैल्यूज़ मुझे अगर निकालनी है, x1 x2 अगर निकालना हो, x1 का मतलब क्या आएगा, ध्यान से देखना, मैं x1 का मतलब आ जाएगा b2 आ जाएगा बेटा हमारे पास। और b2 का मतलब क्या है, दो लेटर की सीक्वेंस जो b पे ख़त्म हो रही हूँ। b2 का मतलब क्या हुआ, दो लेटर की सीक्वेंस जो b पे ख़त्म हो रही, दिस इस b। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो a भी आ जाएगा, एक b भी आ जाएगा, एक c भी आ जाएगा, यानी कि x1 इज इक्वल टू b2। ये कितना हो गया हमारे पास, 3 के बराबर, जो इनिशियल कंडीशन है बेटा, क्योंकि दो ए और बी दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, तो दो कम से कम इनिशियल कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है मेरे पास। ठीक है, ऐसे x2 किसके बराबर हो जाएगा, x2 हो जाएगा b3 के बराबर। और b3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 लेटर की सीक्वेंसेस जो b पे ख़त्म हो रही हों। समझ आया कि नहीं आया, x2 का मतलब हो जाएगा b3, इसका मतलब क्या, 3 लेटर की सीक्वेंसेस जो b पे ख़त्म हो रही हों। तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, सी सी भी हो सकता है, बी बी भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, ए बी भी हो सकता है हमारे पास, तो सी बी भी हो सकता है। मैंने क्या किया, ए को सी को ए से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। बी ए बी अगर हो सकता है तो बी सी बी भी तो हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटीज़ होंगे हमारे पास, या तो बी एक बार आएगा, बी 2 बार आएगा, बी 3 बार आएगा, एक बार के लिए लास्ट पोजीशन तो फिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इन दो पोजीशन के ऊपर क्या क्या हो सकता है, या तो बी एक बार भी ना आए, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, या दो बार आ जाए, ठीक है, या एक बार आ जाए, ए बी ए सी बी सी, ठीक है बेटे। तो b3 कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया। तो x2 इज इक्वल टू b3 विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7। अब क्या इसमें हम वैल्यू डाल करके 1 और 2 की वैल्यू डाल करके, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो x1 का मतलब जब इसके अंदर मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो x1 का मतलब क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 2 प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 2। x1 कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। ठीक है बेटे, समझ आया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख लो हम लोग कि a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ये 3 हो जाएगा बेटा हमारे पास। समझ आए। ऐसे n की वैल्यू जब 2 डालूंगा, x2 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखो, जब n की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 7 के बराबर, क्योंकि हमारे पास जो x2 आया था वो 7 के बराबर आया था। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस b टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 7। 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b। मैंने कहा था इंटीग्रल वाला पार्ट अलग कर लेंगे और वो वाला दूसरा वाला पार्ट अलग कर लेंगे। 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ a माइनस b, दिस कम्स आउट टू बी 7। समझ आए, कोई शिकायत। ठीक है बेटे, अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ध्यान से देखना। एक तो मेरे पास इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, दूसरी इक्वेशन है मेरे पास ये वाली। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करते थे वैसे का वैसे करेंगे। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर
समझ आया कि नहीं आया? तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ। इसका नाम दे देते हैं, लेट दिस भी, हम कुछ भी ले लेते हैं। कितनी इक्वेशन हो गई थी हमारे पास? हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई थी, ठीक है बेटे। तो हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 5 और ये है इक्वेशन नंबर 6। मैंने क्या किया, 5 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास? ध्यान से देखेंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ इसको मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस 2√2 a माइनस बी इज इक्वल टू 6। समझ आया बेटे? इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, a प्लस बी की वैल्यू हम उठा करके, ये वैल्यू उठा करके किसी मर्जी में डाल दें, यहीं डाल देते हैं हम लोग इस वाली में। समझ आएगा नहीं आया? a प्लस बी की वैल्यू जो 1 आई थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दें, ठीक है। तो इक्वेशन रिड्यूसेस टू, यू कैन से इक्वेशन 5 रिड्यूसेस टू 1 प्लस √2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 3। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा 2/√2 यानी कि √2। समझ आया बेटे? तो a प्लस बी कितना है हमारे पास? 1 है, a माइनस बी √2 है। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 1 प्लस √2 और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस √2/2। ठीक है। ऐसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता इसमें से इसको, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 भी आ जाएगा, 1 माइनस √2 और b हो जाएगा 1 माइनस √2/2। और इस a और b की वैल्यू से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठा करके हम जनरल सोल्यूशन में डाल दें बेटे। ये जनरल सोल्यूशन था हमारे पास इसमें, ये वाला इसमें डाल दें वैल्यू। समझ आया? ठीक है। तो देखते हैं xn की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। दिस इज़ xn की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a का मतलब आ जाएगा 1 प्लस √2/2, 1 प्लस √2 की पावर n। ठीक है बेटे या नहीं? ठीक है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे प्लस 1 माइनस √2/2, 1 माइनस √2 की पावर n। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, xn आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 1/2, 1 प्लस √2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 माइनस √2 होल रेज़्ड टू पावर n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा अगर आपको बायनोमियल अगर आता है तो आप बड़े आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये n लेटर की सीक्वेंसेस है, ठीक है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, उस बायनोमियल का थोड़ा सा आइडिया होता है हमारे पास, ठीक है। तो उससे हमारे को बड़े आराम से चीज़ें मिल जाएंगी, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, बिल्कुल एक सेम डिट्टो क्वेश्चन है, उसको मैं करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। सब कुछ सेम है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से देखिएगा, सेम बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास कि अगर क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाउ मैनी सीक्वेंसेस, इस क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है ये, हाउ मैनी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ n, ठीक है, हाउ मैनी सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ n ओवर द अल्फ़ाबेट्स, ऐसे भी आ सकता है ओवर द अल्फ़ाबेट्स 0 1 2, ठीक है बेटे, आर सच दैट, कि कितनी सीक्वेंसेस होंगी, आर सच दैट द नेबर्स डिफर बाय एट मोस्ट 1। ठीक है, ये वही कहना चाह रहा है कि n लेटर की सीक्वेंसेस मुझे बनानी है, ठीक है, कि जो नेबर्स हैं उसमें ज़्यादा का ज़्यादा डिफरेंस 1 का हो। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला था कि मैंने क्या बोला, 0 तो हमारा देखा जाए तो a का काम कर रहा है, 1 b का काम कर रहा है, c जो है 1 2 जो है c का काम कर रहा है। जैसे हमने उसमें बोला था ना कि a एंड c नेवर अकर टुगेदर, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है, देखा जाए ध्यान से। तो इसने बोला है कि जो इनका डिफरेंस है वो एटमोस्ट 1 आए, ठीक है कि नहीं, डिफरेंस इज एटमोस्ट 1। इसका मतलब क्या है कि 0 2 कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको भी मैं वैसे कह सकता हूँ कि सीक्वेंस जो है, हमने अगर ऐसे बोल दूँ कि an bn cn मैंने डिफाइन कर लिए, डेट an bn cn बी द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है, बी द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, यू कैन से नंबर ऑफ वर्ड्स कह सकते हो आप लोग, नंबर ऑफ n लेटर सीक्वेंसेस कह लो, ठीक है, एंडिंग इन किस पे ख़त्म हो रही हो, एंडिंग इन 0 1 और 2, या तो 0 पे ख़त्म हो रही हो, या 1 पे ख़त्म हो रही हो, 2 पे ख़त्म हो रही हो। कंडीशन क्या है, इन विच 0 2 नेवर अकर टुगेदर, नेवर अकर नेक्स्ट टू ईच अदर, सॉरी
नेवर अकर नेक्स्ट टू ईच अदर, अकर तो होंगे नेक्स्ट टू ईच अदर, कभी भी इकट्ठे ना आए। समझ आया कि नहीं आया? सेम लॉजिक है हमारे पास कि अगर कोई भी सीक्वेंस, ध्यान से देखेंगे, अगर एन लेटर की सीक्वेंसेज है, ध्यान से देखो आप लोग कि अगर कोई भी एन लेटर की सीक्वेंस अगर मेरे पास है, ठीक है बेटे या नहीं, अगर ज़ीरो पे ख़त्म हो रही है, कब होएगी? जब यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आए या वन आए, हाँ या ना? कोई भी एन लेटर की सीक्वेंस अगर ज़ीरो पे ख़त्म हो रही है, कब होगी? ए एन का मतलब क्या है? एन लेटर की सीक्वेंस जो ज़ीरो पे ख़त्म हो, वो कब होगा? ये पूरा अगर एन लेटर अगर है हमारे पास, कब ख़त्म होगा? जब एन माइनस वन लेटर्स पे हमारे पास या तो ज़ीरो आए या वन आए। ज़ीरो आने का मतलब ए एन माइनस वन नंबर ऑफ वेज, वन का मतलब बी एन माइनस वन नंबर ऑफ वेज, ठीक है कि नहीं? बी एन का मतलब वन पे ख़त्म हो, वन पे कब ख़त्म होएगी? यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर वन अगर आता है, ठीक है बेटे या नहीं, यहाँ पर अगर वन अगर आता है तो यहाँ पर ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? या तो ए एन माइनस वन यानी एन माइनस वन लेटर की सीक्वेंस या तो ज़ीरो पे ख़त्म हो रही हो, या वन पे ख़त्म हो रही हो, या टू पे ख़त्म हो रही हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। सी एन का मतलब क्या है? लास्ट लेटर जो है वो हमारा टू पे ख़त्म हो। एन लेटर की सीक्वेंसेस मुझे बनानी है जो टू पे ख़त्म हो। कब होगा? जब यहाँ पर टू आए या वन आए। ज़ीरो तो आ नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि एटमोस्ट जो डिफरेंस है वो वन होगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है? या तो बी एन माइनस वन आए या सी एन माइनस वन आए। सब कुछ सेम है, वैसे का वैसे ही है, बिल्कुल डिट्टो हमारे को करना है, ठीक है। जब सबको ऐड करोगे सारा कुछ सेम का सेम आएगा हमारे पास। तो ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन इज इक्वल टू टू टाइम्स वही आ जाएगा हमारे पास, ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन आएगा। तो उसको हमने वही एक्सन मान लिया जैसे हमने पहले किया था। सेम लॉजिक कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? एक्सन माइनस वन ही तो है हमारे पास बेटे, बिल्कुल वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। तो बी एन क्या है हमारे पास? बी एन है हमारे पास एक्सन माइनस वन के बराबर, ठीक है। बी एन माइनस वन क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सन माइनस टू। तो सब कुछ सेम है। एक्सन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सन माइनस वन प्लस एक्सन माइनस टू। बस याद रखना, जो इनिशियल कंडीशन निकालोगे, जिसका मैं कैरेक्टरिस्टिक जब इक्वेशन निकाली थी, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। तो पूरा सोल्व नहीं करूँगा, वो आप लोग करोगे। बस ये बताना चाह रहा हूँ, जब इनिशियल कंडीशन निकालोगे आप लोग, याद है हमने बिल्कुल सेम किया था कि अल्फ़ा आ गया था हमारे पास वन प्लस माइनस रूट टू। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया था। बस इसमें याद रखना कि जब x1 निकालोगे तो x1 हो गया b2। b2 का मतलब दो लेटर की सीक्वेंस है जो वन पे ख़त्म हो रही हो। सेम लॉजिक है जैसे हमने उसमें हमने बी पे ख़त्म किया था, वन पे ख़त्म करना है। तो वन पे ख़त्म करने का मतलब ज़ीरो वन आएगा, वन वन आएगा या टू वन आएगा। तो सेम लॉजिक थ्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे या नहीं। इनिशियल कंडीशन भी बिल्कुल सेम आएंगे। x2 का मतलब क्या हो जाएगा? तीन लेटर की सीक्वेंस जो वन पे ख़त्म हो रही हूँ। बस आपको समझाने के लिए मैं ये इनिशियल कंडीशन निकाल रहा हूँ। क्या क्या हो जाएगा? 0 0 1 हो जाएगा। 0 0 1 आ गया तो यानी 1 1 1 भी आ सकता है, 2 2 1 भी आ सकता है हमारे पास। सारे के सारे दो लेटर सेम आएंगे हमारे पास। या 0 1 1 आ जाए, 0 1 1 है तो 2 1 1 भी आ जाएगा। तो 1 0 1 आ जाए, ठीक है, या 1 2 1 आ जाए। सेम 7 केसेस आ जाएंगे जैसे हमने पहले किया था। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन हमारे पास, सब कुछ सेम है, हमारा आंसर भी सब कुछ सेम आएगा। ए बी के वैल्यूज भी सेम आएंगे हमारे पास। तो लास्ट में सिंप्लीफाई करके वही जैसे हमने अभी निकाला था एक्सन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1/2 1 प्लस रूट टू की पावर n प्लस वन। मतलब मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई कि क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है ये वाला, ठीक है बेटे या नहीं। सब कुछ नहीं, बस ए को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, बी को हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, सी को हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। कि जो डिफरेंस है वो कभी भी हमारा एटमोस्ट 1 रहेगा। समझ आया? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।